हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक वही रोज वाला सेम, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। वो सेम ही लाइन बोलूँगा, ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं ऐसी पुस्तकों में से नहीं उठाता हूँ जो अपनी पुस्तक छापने के लिए हल्के हल्के क्वेश्चन बना लेती है और बच्चे उनको पढ़कर खुश हो जाते हैं कि मारो तो डेरो पार हो जी। अगर ऐसा किसी के मन में है, आपका सहपाठी है, वो उसे लगता है कि राजस्थान इतिहास तो मुझे याद है, तो उसको कहो कि ये जो मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ उनमें से अगर वो 10 प्लस सही कर लेता है तो मैं भी मानूंगा कि उसके राजस्थान में डेरो पार है। नहीं तो वो ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है। वो ऐसे सरल क्वेश्चन पढ़कर जो पहले पूछे जाते थे उनको पढ़कर उनका उत्तर देकर मन ही मन राजी होकर बैठा है कि राजस्थानी इतिहास तो मुझे आती है, फलानी किताबों पढ़ियो, फलानी टेस्ट सीरीज में टेस्ट दियो, इतना मुँह इतना नंबर आवे। ये 15 क्वेश्चन 10 प्लस सही करो तो मानो। तो वीडियो को लास्ट तक 15 के 15 क्वेश्चन जरूर देखें। अब अपने लगभग राजस्थान इतिहास के 200 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगली वाली क्लासों में मैं क्या करूँगा कि एक क्लास में हम लगभग 50 प्लस क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। 50 प्लस तो 2-3 दिन में 2-3 क्लास में अपने सारे के सारे 50 क्वेश्चनों के रिवीजन हो जाएंगे। 1-2 दिनों बाद में वो रिवीजन की क्लास में आपके लिए अपलोड करूँगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जो होंगे उनको पहले मैं बोलकर आपको सुनाऊंगा, आप भी स्क्रीन पर पढ़ोगे, उसके बाद में अपने मन से उनका उत्तर देना है और लास्ट में मिलान करना है कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए हैं, ताकि आपकी पढ़ाई का मूल्यांकन हो सके। पढ़ाई करते ही जाए गलत बात है। मूल्यांकन करो, क्या आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो चीज़ आपको याद है? क्या आपको जो पढ़ाया गया वह समझ में आया कि नहीं आया? एकदम रट्टू तोते की तरह रटते ही जाओगे तो ये पढ़ाई नहीं है। निश्चित कदम पर, निश्चित दूरी पर आपका मूल्यांकन होना जरूरी है। और जो मूल्यांकन में अच्छा स्कोर प्राप्त करते हैं तो पढ़ाई की गति भी दोगुनी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक मूल्यांकन के तौर पर भी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप 15 क्वेश्चनों के उत्तर मेरे बताने से पहले वीडियो को रोककर प्रश्नों को पूरा पढ़कर उनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये नहीं है कि मैंने बताया उतना पढ़ लिया और बस। अगर कोई राजा मैंने नहीं समझाया, कोई संधि वगैरह वगैरह कुछ भी, किताबों को टंटोलो, अलग अलग किताबों में देखो, सर ने ये चीज़ नहीं बताई, ये भी चीज़ थी, उसको नोट डाउन करो। ये होता है पढ़ाई करने का सही तरीका। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आज के लिए मैं आपके लिए 2 लाइनें लेकर आया था, मिल गई थी पढ़ते पढ़ते कहीं, तो सोचा बच्चों को थोड़ा मोटिवेट भी कर दूं। 2 लाइनें ज़्यादातर आपने देखा होगा क्लास में, वीडियो में, मेरा थोड़ा सा मारवाड़ी का लहजा रहता है और मैं मारवाड़ी को पसंद भी करता हूँ, राजस्थानी भाषा को। तो ये राजस्थानी भाषा से मिली जुली ही 2 लाइनें हैं कि दूसरों की अपेक्षा थाने अगर सफलता देर से मिले गए, दूसरों की अपेक्षा थाने अगर सफलता देर से मिले तो निराश मती हुई जो, क्योंकि साहब मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लागे है। ये लाइन है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, आपके बाद में जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू की थी वो सरकारी जॉब में लग गए हैं, लेकिन आप अभी तक सरकारी जॉब को हासिल नहीं कर सके हो, तो निराश नहीं होना है। क्योंकि हमें पता है कि एक सिंपल मकान बनने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। तो ये भी हो सकता है कि आप मकान न बनाकर एक बड़ा महल बना रहे हो, तो उसमें साहब समय तो लगेगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। नेहतरंग पुस्तक, बताओ कहीं पर पढ़ा है नेहतरंग पुस्तक? नहीं पढ़ी होगी।
आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, सागरमल गोपा की पुस्तक। ये पढ़ी होगी, सिंपल सिंपल, कई बार पूछी जा चुकी। लेकिन नेहतरंग पुस्तक, इसके लेखक कौन थे? बुद्ध सिंह, रतन सिंह, बहादुर सिंह या विष्णु सिंह? नेहतरंग पुस्तक के लेखक थे, वो बूंदी के राजा थे, ये बुद्ध सिंह, ये बूंदी के शासक थे। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नेहतरंग। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के बारे में याद रखना कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश हुआ था, वो बूंदी में हुआ था, और वह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के समय हुआ था। मराठा सरदार थे उसमें मल्हार राव होलकर, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर सर्वप्रथम बूंदी में प्रवेश करते हैं। इसी बुद्ध सिंह की पत्नी मल्हार राव होलकर को आमंत्रण भेजती है। जब बूंदी के बुद्ध सिंह के बाद में उत्तराधिकार में युद्ध होता है तो मल्हार राव होलकर उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और यही वो समय था जब मराठे राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। रतन सिंह, अगला ऑप्शन देखो, रतन सिंह, ये भी बूंदी का शासक था। ये बूंदी की 4 शासक इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बूंदी के शासक रतन सिंह को जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसबदार बनाया था, और इन्हें एक उपाधि प्रदान की थी, सर बुलंद राय। बूंदी के शासक रतन सिंह, जिनकी आवाज़ बुलंद, सर बुलंद राय उपाधि प्रदान की जहांगीर ने। विष्णु सिंह, ये विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी बूंदी की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और बहादुर सिंह एकीकरण के समय बूंदी के शासक थे, बहादुर सिंह, तो ये याद रखना। बुद्ध सिंह की पुस्तक नेहतरंग, रतन सिंह सर बुलंद राय की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी, बहादुर सिंह एकीकरण के समय बूंदी के शासक, और विष्णु सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले बूंदी के शासक थे। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के जो चौहान वंश था उसका संस्थापक कौन था? सर्वप्रथम रणथंभौर में चौहान वंश का शासक कौन बनता है? तो अपने अजमेर या सफाद लक्ष्य कहो, शाकंभरी कहो, वहाँ के चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान। वहाँ के चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान। मैंने ऑप्शन में नाम नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, या लिख दो पृथ्वीराज तृतीय, ये शासक थे अजमेर के, शाकंभरी के शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद में इनके बेटे थे हरिराज, इनके पृथ्वीराज के भाई थे हरिराज, पृथ्वी के भाई थे हरिराज, और पृथ्वीराज के बेटे थे गोविंदराज। गोविंदराज थे, ये पृथ्वीराज के बेटे थे, और पृथ्वीराज के भाई थे हरिराज। अब जब गोविंदराज शासक बनते हैं तो ये तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तब हरिराज को बुरा लगता है कि यार पृथ्वीराज तृतीय कितने महान राजा थे, और उनका ये बेटा तुर्कों की अधीनता स्वीकार करता है। तो हरिराज ने क्या किया, गोविंदराज को पद से हटा दिया। गोविंदराज को पद से हटाया तो गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में मिल गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज पर आक्रमण किया, और जब ये हरिराज पर आक्रमण करते हैं उस समय गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर देते हैं। मौका देखते हैं कि चाचा जी हरिराज जी कुतुबुद्दीन ऐबक के युद्ध के साथ में बिजी है, तब तक अपना अलग साम्राज्य बना लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से उन्होंने 1194 ईस्वी में गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर देते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय के बेटे थे। अगला क्वेश्चन, डोहली का मतलब होता है मंदिर भू अनुदान। मंदिर के लिए भूमि देना डोहली कहलाता है।
का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? कौन सा अभिलेख सर्वप्रथम मंदिर भू अनुदान या डोहली के बारे में जानकारी देता है? बड़ली, बिजोलिया, सारनेश्वर प्रशस्ति या हस्तिकुंडी का अभिलेख? तो बिजोलिया अभिलेख जो 1170 ईस्वी का है, कई बार प्रश्न आ चुका है, 1170 ईस्वी का है, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर के समय का है ये बिजोलिया अभिलेख। उसमें वर्णन मिलता है कि सोमेश्वर ने मंदिर के लिए भूमि दान में दी थी और उसके लिए एक शब्द मिला डोहली। तो इसका वर्णन मिलता है वो बिजोलिया अभिलेख में डोहली यानी कि मंदिर भू अनुदान के बारे में जानकारी मिलती है। और बिजोलिया अभिलेख में इंपॉर्टेंट क्या है तो याद रखना, बिजोलिया अभिलेख चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। बिजोलिया अभिलेख कहता है कि जो चौहान है, चहमान, वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। और ये जानकारी देता है कि जो चौहान शासक थे वासुदेव चौहान, वो सांभर झील का निर्माण करवाते हैं। और इसमें मुख्यतः सूचना मिलती है वो राजस्थान के कई नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं बिजोलिया अभिलेख से। जैसे कि खुद बिजोलिया का नाम विजयावल्ली मिलता है, सांभर का नाम साकंबरी मिलता है, नागौर का आही छत्रपुर मिलता है, जालोर का जबालीपुर मिलता है और दिल्ली का नाम दिल्ली मिका। ये सब जानकारी बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट याद ये रखना, डोहली या मंदिर भू अनुदान का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है तो वो अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख। अगला क्वेश्चन, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सर याद है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ दुर्ग में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में है, अभय सिंह ने बनवाई थी। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा शासक था जिसने 33 करोड़ देवी देवता, मतलब इतनी 33 करोड़ तो मूर्तियां नहीं है, लेकिन लगभग काफ़ी मूर्तियां उसमें है मंदिर में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखो, जब मुगल शासक औरंगजेब दक्षिणी भारत के अभियान में थे और बीकानेर के राजा अपने महाराजा अनूप सिंह, इनकी भी पोस्टिंग दक्षिणी भारत की तरफ थी, तो औरंगजेब दक्षिण भारत में विभिन्न हिंदू मंदिरों का तोड़ फोड़ करवा रहे थे, उनकी मूर्तियों को तोड़वा रहे थे, फेंकवा रहे थे। तो जो हिंदू वहाँ के थे वो अनूप सिंह जी के पास आए कि आप हो तो औरंगजेब के आदमी, लेकिन हिंदू हो, ये मूर्तियों को तोड़ रहा है। तो अनूप सिंह ने कहा कि आपके पास जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सभी लाकर मुझे दीजिए, मैं उन्हें बीकानेर में स्थापित करवाऊंगा और मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। तो कहते हैं कि वहाँ के जितने भी शासक थे, लोग थे, उन्होंने जो हिंदुओं की मूर्तियाँ थी वो लाकर अनूप सिंह जी को दी और अनूप सिंह जी उन्हें लाकर जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित करवाते हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इसमें एक प्रसिद्ध मूर्ति मिलती है हेरंब गणपति। हेरंब गणपति, हेरंब गणपति, हेरंब मतलब गणेश जी है, हेरंब मतलब शेर पर सवार गणेश जी, शेर पर सवार, ये प्रसिद्ध मूर्ति है। क्योंकि साहब गणेश जी को वाहन तो चूहो, हाँ चूहे से ठीक थोड़ा बड़ा कर देते, बिल्ली कर देते, बेल कर देते, लेकिन चूहे से सीधे शेर पर, वाह क्या मूर्ति है यार। अनूप सिंह ने कहा ये तो दो जरूर लगवाऊंगा मैं बीकानेर में, वहाँ पर भी देखे कि गणेश जी ने चूहे की नहीं शेर की भी सवारी की थी। तो ये प्रसिद्ध मूर्ति थी हेरंब गणपति, शेर पर सवार। औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी अनूप सिंह को, महामरातिब। ईरान या पर्शिया के राजा खुसरो परवेज द्वारा यह उपाधि काम में ली गई थी। ये सेम उपाधि औरंगजेब ने इनको दी थी। और आपको अनूप सिंह के बारे में याद होगा, मैंने आपको बताया था
कि जो चिंतामणि भट्ट की पुस्तक थी शुक सप्तति, उसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाने वाले यही महाराजा अनूप सिंह थे। भूले नहीं होंगे आप, नहीं भूलना चाहिए आपको। हर चीज़ का रिवीजन करो, हर प्रश्न का रिवीजन करो। क्लास एक बार देखो, 2 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए देखो, लिखो और पढ़ो, बार बार पढ़ो। मनुष्य है, पशु नहीं हम। करत करत अभ्यास केर जड़मती होत सुजान। बार बार पढ़ोगे तो जरूर याद होगा, क्यों नहीं होगी। जिस प्रकार पत्थर पर एक रस्सी निशान कर देती है, कोमल सी रस्सी, तो अपन तो मनुष्य है, जरूर याद होगी ये चीज़ें, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में हारने के कारण जो हाड़ी रानी थी जसवंत दे ने महाराजा जसवंत सिंह के लिए किले के फाटक बंद करवा दिए थे। ओ सर, प्रश्न आपने उल्टा बोल दिया। हमने तो ये पढ़ा था कि कौन से राजा के लिए उसकी रानी ने युद्ध में हारने पर किले के फाटक बंद करवा दिए थे, और हमने रट लिया था कि सर महाराजा जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह थे, रानी जसवंत दे थी। लेकिन युद्ध कौन सा था, नहीं पढ़ा। यही प्रश्न पूछा जाएगा। 101% आपके सामने किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो युद्ध कौन सा था जिसमें महाराजा जसवंत सिंह जब हार जाते हैं तो उनकी पत्नी हाड़ी रानी जसवंत दे उनके लिए किले के फाटक बंद करवा देती है। तो जब मुगलों के बीच में औरंगजेब और उसके भाई सूजा, दारा शिकोह और अन्य भाइयों के बीच में जब उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, तो उसमें एक युद्ध था जिसका नाम था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध है कहीं? धर्मत का युद्ध था मध्य प्रदेश, उज्जैन में धर्मत नाम की जगह पड़ती है। 1658 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था, धर्मत का युद्ध। 1658 ईस्वी में औरंगजेब वर्सेज दारा शिकोह के बीच में। औरंगजेब वर्सेज दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा जा रहा था। दारा शिकोह की तरफ से एक तो थे अपने जसवंत सिंह जी, एक थे इनके सेनापति कासिम खान, और एक रतलाम के रतन सिंह राठौड़। ये दारा शिकोह की तरफ से थे। तब कहते हैं औरंगजेब ने जो कासिम खान था इसको अपनी तरफ मिला लिया था कि तू एक हिंदू राजा, जिसकी टीम में हिंदू राजा है, जसवंत सिंह हिंदू है, रतन सिंह राठौड़ हिंदू है, उन दोनों के साथ में तू मेरे विरोध में खड़ा है। तो औरंगजेब ने कासिम खान को तो अपने पक्ष में कर लिया। तो कासिम खान इनके पक्ष में हो जाते हैं, और जब युद्ध में हार दिखने लग जाती है, पक्की हो जाती है, तब जसवंत सिंह जी वहाँ से पीछे हट जाते हैं। और जब वो पीछे हट जाते हैं, उनकी हार हो जाती है, तो जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं किले के दरवाजे बंद। एक बार खड़खड़ाया, 2 बार खड़खड़ाया, खोलो साहब खोलो, लेकिन किलेदार नहीं खोल रहे थे। तो पूछा हुआ क्या, कि आप युद्ध जीत कर आए कि हार कर आए? क्या युद्ध हार गया तो अगर रानी का आदेश है, अगर युद्ध हार कर आए तो दरवाजे नहीं खोलने साहब। तो उसके बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद में दरवाजे खोले गए, रानी को मनाया गया। तो ये धर्मत का युद्ध था 1658 ईस्वी का। दोराई का, सामूगढ़ का, बिजनौर का, खजुआ का ऑप्शन में मैंने नहीं दिया, भूल हो गई, लेकिन याद रखना ये धर्मत का युद्ध था, 1658 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें जसवंत सिंह दारा शिकोह की तरफ से थे। दारा शिकोह की हार होती है, जसवंत सिंह जी वापस आते हैं और उनकी रानी जसवंत दे उनके लिए किले के फाटक बंद करवा देती है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हल्दी घाटी का वह प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने
गोगुंदा का युद्ध कहा था? हाँ सर, कहा था। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था? सर, कहा था। दशरथ शर्मा ने इसे मेवाड़ का थर्मोपली कहा था? सर, डाउट है। और आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा था? सर, ये नीचे वाला तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये मेवाड़ का थर्मोपली ये नाम सुना है, लेकिन इसे दशरथ शर्मा ने नहीं कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा था। ये तो सर पक्का याद है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। और ये याद रख लेना कि हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध आदर्श लाल श्रीवास्तव ने कहा था। इतना ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? याद कर लेना, सभी शासक जो एकीकरण के समय 1857 की क्रांति के समय हैं, सबके नाम याद रख लेना, एक पेज पर लिख लेना। जरूर एग्जामों में पूछे जाएंगे, आज नहीं तो कल, इस एग्जाम में नहीं तो अगले वाले एग्जाम में। अपने वीडियो के शुरुआत में बताया था, आपको मकान नहीं बनाना है, आपको महल बनाना है। तो एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह, लक्ष्मण सिंह, बहादुर सिंह या हनुमंत सिंह? तो एकीकरण के समय बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। तो सर लक्ष्मण सिंह ये डूंगरपुर के शासक थे। एकीकरण के समय डूंगरपुर के शासक थे वो लक्ष्मण सिंह थे। बहादुर सिंह एकीकरण के समय बूंदी के शासक थे, बहादुर सिंह। और हनुमंत सिंह, ये हनुमंत या हनुवंत सिंह, ये जोधपुर के शासक थे एकीकरण के समय। अगला देखो, इससे पहले और आप नोट डाउन करो तो मेवाड़ के महाराणा एकीकरण के समय भोपाल सिंह जी थे, आमेर के राजा स्वाभिमान सिंह थे, कोटा के भीम सिंह थे, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह बता दिया, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। याद है उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। करौली के राजा गणेश पाल थे। अलवर के राजा तेज सिंह, याद है तेज सिंह? अलवर के राजा तेज सिंह मैंने आपको बताया था, और इनके पीएम भास्कर खरे का नाम महात्मा गांधी की हत्या में आया था। भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह थे। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह थे। याद कर लो, सभी रट लो एकदम। प्रश्न आए तो सोचना ना पड़े, डायरेक्ट उत्तर, कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो, तब तो पढ़ने में मजा आए। अगला क्वेश्चन आर्य समाज से संबंधित है। पिछले 2-3 वीडियो में आर्य समाज का क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया। आर्य समाज का विशेषकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है एक एग्जाम में कि आर्य समाज की वैदिक यंत्रालय नाम की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? वैदिक यंत्रालय एक प्रिंटिंग प्रेस है आर्य समाज की, वो राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर, ब्यावर, अजमेर या उदयपुर? तो आर्य समाज की जो वैदिक यंत्रालय नाम की प्रिंटिंग प्रेस है वो अजमेर में है। और आर्य समाज के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, दयानंद सरस्वती के बारे में, उनके बारे में सारी जानकारी दे दी। पहली बार कब आए, दूसरी बार कब आए, किसने जहर दिया, सब कुछ बता दिया था। अगला क्वेश्चन, युद्ध या शांति के समय सामंत के द्वारा राजा के लिए की जाने वाली सेवा क्या कहलाती थी? मतलब जब भी युद्ध होता था तो सामंत राजा की सहायता जरूर करते थे, क्योंकि जो रियासत थी, जो राज्य था, वो अकेला राजा का नहीं था। राजा सिर्फ सब में प्रमुख था, बस यही है। सभी सामंत मिलजुल कर उस पर शासन चलाते थे। तो जब भी युद्ध की स्थिति होती तो सामंत राजा के लिए सहायता करने के लिए आते, सैनिक सहायता, धन की सहायता प्रदान करते थे। लेकिन शांति के समय में भी सामंत राजा की सहायता करते थे। राजा सामंतों को काम सौंपता था, प्रत्येक सामंत को, कि आपको साल में 1 बार 2 बार त्योहार के समय, फंक्शन के समय आपको रियासत में आना है, दरबार में आना है। और राजा काम सौंपता कि आपको तो जो वहाँ पर अपने महल या निर्माण हो रहा है उसकी देख रेख करनी है, दुर्ग की देख रेख करनी है, और काम सौंप देते कि अपने घर में फंक्शन है उसकी देख रेख आपको करनी है। विभिन्न प्रकार के कार्य सामंतों को राजा प्रदान करता था। तो जो सेवा होती थी वे क्या कहलाती थी? तो सेवा को अपनी भाषा में कहते हैं चाकरी, कि माओ थारी चाकरी को निवे, तो वह चाकरी।
मतलब युद्ध या शांति के समय सामंत के द्वारा राजा के लिए की जाने वाली सेवा चाकरी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चाकरी। तो सर ये रेख क्या है? रेखा नहीं है, रेखा तो लड़की का नाम है, रेख है। क्या है? रेख। रेख क्या है? तो सामंत जो राजा को भू राजस्व देते थे, भूमि का जो कर देते थे, वो रेख कहलाता था, भू राजस्व था, रेख। गनीम बराड़ क्या है? युद्ध के समय सामंत राजा को जो सहायता देता था, कर देता था, वो गनीम बराड़ कहलाता है। और पेशकशी क्या है? उत्तराधिकार शुल्क है। एक सामंत की मृत्यु हुई, उसके बाद में नया सामंत बनता है, उसकी तलवार बंधाई की रस्म होती है। तो राजा के दो आदमी जागीर में जाते थे, वो वैसे तो कहते थे कि पुराने सामंत की जाने पर मिलने के लिए आए, लेकिन वो मुख्यतः पेशकशी या हुक्मनामा या तलवार बंधाई के रुपए लेने के लिए आते थे। उत्तराधिकार शुल्क थी वो एक प्रकार की पेशकशी, जिसे मारवाड़ में पेशकशी और हुक्मनामा कहा जाता है। तो पेशकशी और हुक्मनामा क्या है? मारवाड़ में उत्तराधिकार शुल्क है। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है, कई बार आपने पढ़ा होगा सर, ये तो बता देंगे कि पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी के बीच में हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। जय सिंह और शिवाजी के बीच में। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में यह पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 ईस्वी को। जय सिंह जी ये औरंगजेब की तरफ से दक्षिण भारत में नियुक्त व्यक्ति थे। इनको शिवाजी के इनके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था औरंगजेब ने। तो ये औरंगजेब के आदमी थे। मुख्यतः संधि मतलब कहे तो औरंगजेब जी की तरफ से ये हो रही थी, औरंगजेब की तरफ से हो रही थी ये संधि। संधि में शर्तें तय की गई कि साहब शिवाजी के पास 35 किले हैं। जय सिंह ने शिवाजी मतलब शिवाजी को चारों तरफ से जय सिंह की सेना ने घेर लिया था और जय सिंह ने खुला चैलेंज दिया था कि या तो औरंगजेब से संधि कर ले और या फिर तुझे आज मार दिया जाएगा। तो शिवाजी ने फिर संधि करना ही अच्छा समझा, संधि की। तो कहा आपके पास कितने किले हैं? 35 किले हैं। तो जय सिंह ने कहा 23 किले औरंगजेब को दे दिए। शिवाजी ने 35 में से 23 किले औरंगजेब को दे दिया। और शर्तें रखी गई कि मुगल दरबार जब भी लगेगा तो उसमें शिवाजी ने कहा साहब ना, मैं तो नहीं जाऊँ, ये नहीं आना है। आपका जो बेटा है संभाजी वो मुगल दरबार में आएगा। कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है। तो मुगल दरबार में शिवाजी का बेटा संभाजी जाएगा। और तय हुआ कि मुगल दरबार में इसे 5000 का मनसबदार भी बनाया जाएगा। और जय सिंह ने कहा ठीक है, आप कोई भी दरबार लगता है तो मत आना, लेकिन जब भी औरंगजेब बुलाएंगे ना उस समय आपको हाजिर होना पड़ेगा। शिवाजी ने कहा ठीक है, हाजिर हो जाएंगे। फिर संधि हो गई। और कहते हैं कि जब जय सिंह ने एक बार शिवाजी को कहा कि संधि तो मैंने तो कर ली, लेकिन मैं तो औरंगजेब का आदमी हूँ, आपको भी औरंगजेब से मिलना चाहिए। तो औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी को भेजा और वहाँ पर औरंगजेब को, और जय सिंह का एक बेटा था राम सिंह, वो उस समय मुगल दरबार में वहीं पे रहता था। तो उस राम सिंह को जय सिंह ने कहा कि शिवाजी आ रहे हैं, महान योद्धा पराक्रमी, उनके आदर सत्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। औरंगजेब को भी सूचित कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब शिवाजी वहाँ पर गए तो औरंगजेब ने उनको बैठने के लिए स्थान तक नहीं दिया। तो शिवाजी नाराज हुए और औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़कर जेल में डाल दिया, बंद कर दिया किले में। फिर राम सिंह ने सहायता की जय सिंह के कहने पर और शिवाजी को वहाँ से बाहर निकाला जाता है और शिवाजी वहाँ से भाग गए थे। जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी को यहाँ से भगाने में जय सिंह का साथ है,
उस समय जयसिंह दक्षिण भारत में ही थे। तो औरंगजेब के कहने पर जो शिवाजी जयसिंह का रसोइया था उसने धीरे धीरे जयसिंह के खाने में जहर मिलाना शुरू किया और वहीं पर बाद में दक्षिण भारत में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसके बारे में एक इटली का यात्री था निकोलो मनुची, बहुत शानदार लाइनें बोली थी इसने। निकोलो मनुची, इनकी एक पुस्तक है स्टोरियो डी मेगोर, स्टोरियो डी मेगोर। अब नाम अंग्रेजी में है, पता नहीं कौन सी भाषा में, समझ में कुछ आता नहीं, लेकिन यहाँ सीधा नाम याद रखना, स्टोरियो डी मेगोर। यह निकोलो मनुची की पुस्तक। निकोलो मनुची जब ये संधि हो रही थी, पुरंदर की संधि, तब वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जब शिवाजी दरबार में आए संधि के लिए तो महाराजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह हंसकर खड़े हुए उनको गले लगाया। उस समय मुझे लगा कि मुगलों के विरुद्ध में हिंदू राजा एक हो रहे हैं, मुगलों को भगाने की रणनीति बनाई जा रही है। तो ये शानदार लाइनें थी निकोलो मनुची की। उन्होंने पुरंदर की संधि के बारे में ये लाइनें बोली थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है? सर, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। एकदम राइट है। कालीबंगा सभ्यता से सामूहिक भोजन व्यवस्था नहीं सर, सामूहिक भोजन व्यवस्था, एक साथ 6-7 चूल्हे मिले थे, वो कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले थे, वो आहड़ सभ्यता से मिले थे। और इससे अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर सबके लिए सामूहिक भोजन व्यवस्था थी, सभी समूह में भोजन करते थे। बेलनाकार आकृति की मुहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई है, सही है। और अंडाकार कब्र, जिसे चिरायु कब्र कहा गया, उसके अवशेष भी कालीबंगा सभ्यता से मिले, लेकिन सामूहिक भोजन व्यवस्था की आहड़ से मिली है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन कार्य किया गया था कालीबंगा सभ्यता का। वो उत्खनन कार्य 1961 से लेकर 1969 तक, 1961 से 1969 तक बीवी लाल व बाल कृष्ण थापर के द्वारा किया गया था। बीवी लाल व बाल कृष्ण थापर के द्वारा किया गया था, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, शायद क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको मैं एक कहानी की तरह समझा रहा हूं। देवा गुर्जर और भवानी शंकर का संबंध कहाँ की क्रांति से था? ये दो क्रांतिकारी थे, देवा गुर्जर और भवानी शंकर। इनका संबंध कहाँ की क्रांति से था? देवा गुर्जर भवानी शंकर। पहले नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 ईस्वी को। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच में क्रांति होती है। क्रांति का नेतृत्व यहाँ पर नीमच में हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया था। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया, देवा गुर्जर और भवानी शंकर नहीं थे। फिर है कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर को। यहां पर क्रांति के नेतृत्व करने वाले थे जयदयाल व मेहराब खां। तो सर ये प्रश्न पूछते, याद था हमें कि कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल व मेहराब खां। देवा गुर्जर और भवानी शंकर। तो अगला देखो, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था वो देवा गुर्जर और भवानी शंकर ने किया था। टोंक में क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे मीर आलम खां। मीर आलम खां और फिरोज खां, इन्होंने कोटा में क्रांति का नेतृत्व, टोंक में क्रांति का नेतृत्व किया था, सॉरी। और यहाँ पर देवली सावनी की जो महिदपुर बटालियन है वो विरोध करती है टोंक में। तो देवली सावनी की महिदपुर बटालियन, देवली सावनी टोंक में थी और वहाँ की जो महिदपुर बटालियन थी वो विरोध करती है मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार में नीमू चढ़ा हत्याकांड
की घटना को सचित्र प्रकाशित किया गया था? नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? नीमूचना हत्याकांड होता है 14 मई। इसके बारे में स्पेशल एक क्वेश्चन बना के रखा है आपके लिए, पिछली क्लास में आप देखना। 14 मई 1925 ईस्वी को नीमूचना हत्याकांड होता है, जहां पर कैप्टन साजू सिंह के नेतृत्व में गोलियां चलाई जाती है। पहले तो लोगों को कहा जाता है कि आप सभा मत करना, लेकिन फिर भी ये सभा करते हैं, तो कैप्टन साजू सिंह यहाँ पर गोलियां चलवाते हैं। वो दिन 14 मई 1925 ईस्वी का था। इसमें 156 किसान तो शहीद हो जाते हैं और 36 किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना को कौन सा अखबार सचित्र प्रकाशित करता है? तो जो अखबार था तरुण राजस्थान। विजय सिंह जी पथिक निकालते थे। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य अखबार था ये तरुण राजस्थान। इसका एक प्रकाशन था 31 मई 1925 ईस्वी का। उस 31 मई 1925 ईस्वी के प्रकाशन में नीमूचना हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया जो अखबार था, इसमें इस घटना को दोहरी डायर सही बताया गया। तो यंग इंडिया अखबार ने इसे दोहरी डायर सही बताया था। याद रखना, कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है कि दोहरी डायर सही किसने बताया था? यंग इंडिया अखबार ने। जो रियासत अखबार था उसने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक जय नारायण व्यास की नहीं है? मतलब 4 पुस्तकें हैं, उनमें से 3 पुस्तकें जय नारायण व्यास की हैं, एक पुस्तक जय नारायण व्यास की नहीं है। कौन सी पुस्तक? मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, मार्च से संघर्ष क्यों, गरीबों की आवाज। ये 4 पुस्तकें हैं। 3 पुस्तकें जय नारायण व्यास की हैं। मारवाड़ की अवस्था ये पुस्तक जय नारायण व्यास की है। जय नारायण व्यास का संबंध मारवाड़ से था, मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ की अवस्था पुस्तक इनकी है। पोपाबाई की पोल ये भी पुस्तक जय नारायण व्यास की है। मार्च से संघर्ष क्यों ये पुस्तक भी जय नारायण व्यास की है। तो ये तीनों पुस्तकें जय नारायण व्यास की है। गरीबों की आवाज ये पुस्तक जय नारायण व्यास की नहीं है। एक व्यास जी थे गणेशी लाल व्यास। गणेशी लाल व्यास ये पुस्तक गणेशी लाल व्यास की है। ये पुस्तक गणेशी लाल व्यास की है, गरीबों की आवाज। तो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, मार्च से संघर्ष क्यों यह पुस्तक जय नारायण व्यास की है तीनों, और गरीबों की आवाज ये पुस्तक गणेशी लाल व्यास की है। तो ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। आपसे एक ही गुंजाइश की जाती है कि आप अपने भाई का ज़रूर सपोर्ट करोगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक भी करोगे। तो ये थे आज के अपने 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।